हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो आज मैं अकाउंट्स का सबसे जो बेसिक टर्म है वो डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमर्स नया नया लिए हैं तो आपको कॉमर्स के बेसिक टर्म से पहले अपडेट होना है कि ऐसे कौन कौन से टर्म हैं जो मेनली रिपीट करेगा। देखो बच्चे, अभी इससे पहले आप क्लास 10th में थे और उस समय आप बहुत सारे ऐसे टर्म यूज करते थे जो टर्म आते ही आपके दिमाग में तुरंत उसका मीनिंग क्लिक करता था, जैसे इवेपोरेशन, फोटोसिंथेसिस, सब्लिमेशन। ये सब टर्म जो ही आता था आपके दिमाग में तुरंत उसका मीनिंग क्लिक करता था। लेकिन कॉमर्स नया है, तो नया है तो इससे पहले कॉमर्स में कुछ भी पढ़ने से पहले, अकाउंट्स में कुछ भी पढ़ने से पहले अकाउंट्स में बहुत सारे टर्म रिपीट करेगा। तो उन टर्म को अगर आप पहले पढ़ेंगे तो जब भी वो टर्म आएगा तो आपको पहले से उसका मीनिंग पता रहेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में अकाउंट्स के जो बेसिक टर्म है ये डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंसी के बुक में आपका ये चैप्टर 2 है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और सबको समझ में आएगा। चैप्टर 1 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पहला क्लास है। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैं बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाई किया हूं, बीएड क्वालिफाइड हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। 10th-12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे, और अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने 11th-12th कॉमर्स पढ़ा दिया, और उनमें से 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होके एडमिशन लिए हैं। यदि आप भी बीएचयू का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप लगातार 2 साल 11th और 12th हमसे पढ़िएगा, फिर उसके बाद सीयूटी का प्रिपरेशन करेंगे, आपका बीएचयू में हो जाएगा, गारंटी हमारा है। चलिए बेसिक टर्म शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे टर्म आया कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है, कैपिटल के बारे में देखेंगे। देखो बच्चे, कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी। कैपिटल होता क्या है? किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मतलब एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आपने अपने बिजनेस में जो पैसा खुद का लगाया, दैट इज योर कैपिटल। किसी और से लिए, जैसे बैंक से लोन लिए, तो वो कैपिटल नहीं है, वो लायबिलिटी है। जैसे कोचिंग एक बिजनेस है, तो कोचिंग में मैंने जो अपना पैसा लगाया खुद का, दैट इज माय कैपिटल। और हमने अगर कुछ पैसा बैंक से लोन भी लिए हैं, दैट इज माय लायबिलिटी, दैट इज माय लायबिलिटी। तो अब हम आपको कैपिटल के बारे में विथ अच्छे से पॉइंट्स के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। 1 by 1 आप पॉइंट्स समझिएगा, और आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ लिखते भी रहिएगा। कहीं पे डाउट आए तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा। चलिए देखिए बच्चे, कैपिटल क्या होता है? पहला पॉइंट है एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी पैसा जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कि बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाएगा उसको कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट्स एंड गुड्स। जो बच्चे हमने यहां पे कहा ना कि एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, कि बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो दैट अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये पैसा कैश के फॉर्म में हो सकता है, असेट्स के फॉर्म में हो सकता है, और गुड्स के फॉर्म में हो सकता है।
कैसे कैश के फॉर्म में हो सकता है, समझिएगा। आपने पूछा कि सर कोचिंग में आपने कोचिंग स्टार्ट करने के लिए कितना कैश लाया था। हमने कहा बच्चे मैंने घर से 10 लाख रुपया कैश लाया था और हमने कोचिंग स्टार्ट किया। इसका मतलब मैंने अपना कैपिटल कैश के फॉर्म में लगाया। ठीक है, अब एसेट्स के फॉर्म में समझो। आपने पूछा सर कोचिंग जब आप शुरू किए थे तो क्या क्या लाए थे बिगिनिंग में इनिशियल फॉर्म में कैपिटल के रूप में। हमने कहा 10 लाख रुपया कैश लाया था और मेरे घर पे फर्नीचर था, मेरे घर पे फर्नीचर था 2 लाख रुपए का, हमने उसे भी बिजनेस में लेके आ गया। तो कहोगे सर आपने इसका मतलब 10 लाख कैश और 2 लाख का असेट्स फर्नीचर, इसका मतलब आपने कैपिटल लगाया 12 लाख। जी हाँ, मैंने कैपिटल लगाया 12 लाख, 10 लाख कैश के फॉर्म में, 2 लाख का एसेट्स के फॉर्म में। तो कैपिटल में भी इन दी फॉर्म ऑफ कैश, असेट्स एंड गुड्स। गुड्स का मीनिंग जस्ट अगले पॉइंट में क्लियर करेंगे। गुड्स क्या होता है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो आइटम गुड्स होता है। तो अगर जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो सामान शुरुआत में ही हम बिजनेस में लगा दें तो मेरा कैपिटल गुड्स के फॉर्म में भी हो जाएगा। कैपिटल इक्वल टू होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बच्चे कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जैसे मान लो आपने पूछा सर कोचिंग में टोटल एसेट्स कितने का है। जैसे कोचिंग का जो सब सामान है, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, डिजिटल बोर्ड, ये सब मिला के कितने का है। हमने कहा बच्चे टोटल एसेट्स कोचिंग का 15 लाख का है। आपने कहा अच्छा सर। आपने पूछा सर एक बात बताइए कि कोचिंग के लिए आप कोई लोन भी लिए हो। हमने कहा हाँ बच्चे मैंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, HDFC बैंक से मैंने 3 लाख का लोन लिया है। आप कहोगे सर 15 लाख का आपका सारा सामान है कोचिंग का, उसमें आप 3 लाख लोन ही लिए हो, इसका मतलब सर आप अपना खुद का कितना पैसा लगाए हो कैपिटल के फॉर्म में। कहोगे सर 12 लाख। कितना? 12 लाख। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, आपने पूछा सर कोचिंग का टोटल एसेट्स कितने का है। हमने कहा 15 लाख का है बच्चे। आपने पूछा सर कोई लोन भी है। हमने कहा नहीं जी, लोन क्या लेना है। कहोगे अच्छा सर इसका मतलब पूरा 15 लाख आपका कैपिटल है। हाँ जी। ठीक है। तो बच्चे मैंने बताया कैपिटल क्या होता है, किसी भी बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर होता है वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है। कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, असेट्स एंड गुड्स। कैपिटल कैश के फॉर्म में हो सकता है, असेट्स के फॉर्म में हो सकता है और गुड्स के फॉर्म में हो सकता है। कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कि अगर टोटल बिजनेस के एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज माइनस कर दे बोरोड फंड तो हमें कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है। ओके। तो बच्चे आप लोग को नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चे, तो कैपिटल क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म बच्चे आपका है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स को हिंदी में माल भी बोलते हैं। गुड्स को हिंदी में माल भी बोलते हैं। तो यहां पे गुड्स का मतलब माल होता है, मतलब वो नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है। गुड्स का मतलब होता है कि दुकान, कोई भी दुकानदार जिस चीज का बिजनेस करता है वो सामान उस दुकानदार के लिए गुड्स है। ठीक ना। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। गुड्स मीन्स द थिंग्स, गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच फर्म डील्स। गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच फर्म डील्स। फर्म जिस चीज में डीलिंग करता है वो सामान फर्म के लिए गुड्स है। गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच फर्म डील्स, या गुड्स मीन्स द थिंग्स विच इज परचेज्ड फॉर रीसेल।
ऐसे सामान जो फर्म बेचने के लिए खरीदा है वो चीज फर्म के लिए गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर इज गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर। फर्नीचर का जो डीलर है उसके लिए फर्नीचर गुड्स है, क्योंकि उसका वो रूटीन वर्क है, फर्नीचर खरीदना बेचना खरीदना बेचना। ग्रोसरी शॉपकीपर के लिए चावल दाल चीनी गुड्स है, क्योंकि वो उसी चीज का बिजनेस करता है। स्टेशनरी के दुकानदार के लिए पेन पेपर पेंसिल गुड्स है ना। जो जिस चीज का बिजनेस करे, जैसे ये डिजिटल बोर्ड का जो बिजनेस करता है उसके लिए वही सामान गुड्स है। लेकिन क्या ये डिजिटल बोर्ड मेरे लिए गुड्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो किस लिए खरीदा है? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो ये अपने लिए असेट्स है। अब सुनो बच्चे, कोई भी दुकानदार जिस चीज का बिजनेस करे दुकानदार के लिए वो चीज गुड्स है। और यदि हम और आप वो चीज खरीदते हैं और हमारे और आपके पास वो चीज लंबे टाइम तक चलेगा तो असेट्स, कम टाइम तक चलेगा तो एक्सपेंस। ठीक है। जैसे कोचिंग के लिए मार्कर डस्टर एसेट्स नहीं है तो क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। लेकिन वही कोचिंग में जो फर्नीचर है वो कोचिंग का एसेट्स है। लेकिन वही फर्नीचर डीलर वालों के लिए वो क्या है? गुड्स है। तो एक बार फिर से समरी कर देते हैं। गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच फर्म डील्स। गुड्स का मतलब वो थिंग्स है जिसमें फर्म बिजनेस करता है, जिसका डीलिंग करता है, जो फर्म ने परचेज किया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। किस लिए? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। ठीक है। और एक सेकंड, not long term use, for resale, for resale. तो goods means the things which is purchased by the business for sale. और अगर कोई भी वही चीज हम अगर लॉन्ग टर्म यूज में खरीदेंगे तो हमारे लिए असेट्स बन जाएगा, और बेचने के लिए खरीदेंगे तो गुड्स रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टर्म आपका है ड्राइंग। नोट करिए ड्राइंग के पॉइंट्स। हाँ नहीं, ठीक है। ना ड्राइंग के पॉइंट्स नोट करिए। देखो बच्चे, ड्राइंग क्या होता है? कई बार जो बिजनेस का ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए, जो बिजनेस का ओनर है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा विड्रॉ करता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। तो जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस का पैसा कभी अपने यूज के लिए निकाल लिए, घर परिवार के लिए खर्च कर लिए, बिजनेस से कोई प्राइवेट पेमेंट कर लिए, दैट इज योर ड्राइंग। और ड्राइंग करोगे तो आपका कैपिटल बिजनेस में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक ना। देखिए पहला पॉइंट, एनी अमाउंट withdrawn by the owner, any amount withdrawn by the owner from the business for their personal use। कि अगर बिजनेस से बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है, निकालता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग। एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। एंड with the amount of drawing capital decreases। बच्चे ड्राइंग करने से कैपिटल क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे मान लो आपने कोचिंग में फी दिया, वो फी कोचिंग का है, मैंने उसमें से 5,000 रुपया अपने घर के लिए खर्च कर लिया, या अपने लिए कुछ खरीद लिया अदर देन बिजनेस यूज, दैट इज माई ड्राइंग। ड्राइंग करने से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या मान लो अगर हम ग्रोसरी शॉपकीपर है, अपनी दुकान से 2 केजी चीनी 80 रुपये का घर लेके चले गए, तो अगर हम बिजनेस का गुड्स यूज किए पर्सनल यूज में, वो भी ड्राइंग है, और मेरा कैपिटल उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी बहुत है बच्चे, बनारस का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इस गर्मी में भी हम 1000 वाट के लाइट जला के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप देख रहे होगे हमारे चेहरे पे पूरा पसीना है, क्योंकि हम कभी भी अपने लिए एसी नहीं लगाता हूँ। आप एक क्लासरूम में लगा दिया हूँ, बट
स्टूडियो में नहीं लगाया हूँ। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो वीडियो वायरल होगा, अधिक से अधिक शेयर होगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, तो इसमें भी एसी लगेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत करिए, पढ़िए, और कुछ नहीं, अगर आपके 2-4 फ्रेंड्स हैं तो उन तक ये शेयर करिए, अच्छे कंटेंट उन तक जा सके। और जो टीचर आपके लिए मेहनत करते हैं आपको भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। शेयर करोगे, अधिक से अधिक लोग के पास वीडियो जाएगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, और हम काफ़ी अच्छे से और वीडियो बना पाएंगे। ये जो चेहरे पे देख रहे हो ना पसीना, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, विंडो ओपन है, इसके बावजूद भी जो टेम्परेचर हाई है एटमॉस्फेयर का, तो एसी लग के सही हो सकता है। आप पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है और लाइक मुझे अप्रिशिएट करता है। मैंने इससे पहले भी देखा कि मेरे वीडियो के व्यू बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन उतना लाइक नहीं है जितना एक्सपेक्ट था। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं लायबिलिटी क्या होता है। देखो बच्चे, लायबिलिटी को ऋण कहते हैं, कर्ज कहते हैं, और लायबिलिटी के लिए दूसरा वर्ड है डेप्ट। क्या है? डेप्ट। जैसे कोई पैसा मांगता है कैसे कहता है, अरे मैं तो खुद डेप्ट में चल रहा हूं, तुम्हें क्या दूं। लायबिलिटीज का मतलब होता है एनी अमाउंट बोरोड बाय द फर्म, कोई भी अमाउंट जो बिजनेस ने बोरो किया है, उधार लिया है, किससे? आउटसाइडर से। एनी अमाउंट बोरोड बाय द फर्म फ्रॉम द आउटसाइडर। हु इज आउटसाइडर? अदर देन ओनर। अदर देन ओनर। Any amount borrowed by the firm from the outsider, who is outsider other than owner, is called liability। कि बिजनेस ने आउटसाइडर से जो पैसा लिया है उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक ना? एग्जाम्पल है बैंक लोन। अगर बिजनेस ने बैंक से पैसा लोन के तौर पे लिया है, वो बैंक लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर होता है जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। उधार समझते हो ना, क्रेडिट पे। गुड्स तो समझ में आ गया कि जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स कहते हैं। तो जिससे गुड्स हम उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, जिससे गुड्स हम उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो ये क्रेडिटर, बैंक लोन, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज क्या होता है कि बिजनेस में आउटसाइडर से जो फंड हम लेते हैं उसे लाइबिलिटी कहते हैं, और ओनर लगाता है तो कैपिटल। ठीक है, नोट करो बच्चे इसको। देखो बच्चे, हर टर्म के बाद हम बैक होके जा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए कि अधिक से अधिक ये जो लेक्चर है और चैनल है वो शेयर हो सके। आपके लिए हम अच्छा अच्छा कंटेंट, लेक्चर्स, वीडियोस डालते रहेंगे कॉमर्स का, तो आप शेयर जरूर करें और हर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और कहीं दिक्कत हो तो वो भी कमेंट में पूछिएगा, आई विल हेल्प यू। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी की। बच्चे, किसी से भी पैसा लोगे तो क्या जब मन करेगा तब वापस करोगे कि एक टाइम फिक्स होता है? कहोगे सर टाइम फिक्स होता है, ड्यूरेशन फिक्स होता है। तो बच्चे, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय के आधार पे, टाइम के आधार पे लायबिलिटीज जो होते हैं बच्चे दो तरह के होते हैं। एक होता है करेंट लायबिलिटीज, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। जैसे अगर आपने किसी से पैसा लिया और वो पैसा आपको विद इन 1 ईयर रिटर्न करना है, विद इन 1 ईयर रिटर्न करना है, उसे बोलेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज दीज आर रीपेबल बाय द फर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसा पैसा जो आपको विद इन 1 ईयर रिटर्न करना है। लोन लिए हो आप, यू हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ। दैट लोन इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटी, उसे करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन कम समय के लिए लिया गया है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्रेडिटर, जिससे उधार में गुड्स खरीदे हैं, ये भी करेंट लायबिलिटीज का एग्जांपल है। और क्या हो सकता है सर एग्जांपल? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया है,
तो वो भी आपके लिए करंट लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस अकाउंट होल्डर्स को मिलता है? तो करंट अकाउंट होल्डर्स को, सेविंग वाले को नहीं, करंट अकाउंट होल्डर्स को, याद रखना। तो करंट लाइबिलिटीज होता है ऐसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना है, उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है बच्चे? ऐसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हम 1 साल के बाद करेंगे, उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। द लाइबिलिटीज which are repayable by the firm, the liabilities which are repayable by the firm after a period of 1 year, जो लाइबिलिटीज हम 1 साल के बाद पे करेंगे उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन, जो लोन 1 साल से अधिक के लिए लिए हैं। और याद इसका एग्जांपल लिख लो, डिबेंचर भी नॉन करंट लाइबिलिटीज के आपके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दिया कि ड्यूरेशन के आधार पे लाइबिलिटीज 2 तरह के, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसे लाइबिलिटीज जो हम 1 साल के अंदर रीपे करते हैं उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। ऐसे लाइबिलिटीज जो हम 1 साल के बाद रीपे करते हैं उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंड के आधार पे, सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहां से आया है इसके आधार पे। तो सोर्सेस ऑफ फंड के आधार पे लाइबिलिटीज जो होता है, सोर्सेस ऑफ फंड के आधार पे, वो सोर्सेस ऑफ फंड के आधार पे लाइबिलिटी 2 तरह के होते हैं। एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड के आधार पे, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर बच्चे हमने किसी से हमने ओनर से जो पैसा लिया है, आप जानते हो उसको कैपिटल कहते हैं। हमने मतलब बिजनेस, कि अगर बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है उसको कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस कहता है कि सबका पैसा मुझे एक दिन लौटाना पड़ेगा। दूसरे लोग आउटसाइडर से जो लिए हैं वो जब जितने टाइम पीरियड के लिए दिया है वो टाइम पीरियड पूरा होगा तब लौटाएंगे, और ओनर का पैसा जब बिजनेस बंद होगा तब लौटाएंगे। तो बच्चे ओनर से जो बोरो किया है बिजनेस ने पैसा, उसको इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, और किसी और से बाहरी से जो लेते हैं उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज को हम लोग ओनर्स फंड भी कहते हैं। एग्जांपल है कैपिटल, और है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे भी ओनर का ही राइट होता है, वो भी ओनर्स फंड का एग्जांपल में आएगा। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लोग बोरोड फंड कहते हैं, बोरोड लाइबिलिटीज कहते हैं। एग्जांपल है क्रेडिटर, बैंक लोन, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के एग्जांपल है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इतना। हो गया बच्चे? और हाँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें किस चैप्टर तक आपके स्कूल में आएगा। आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में किस चैप्टर तक आएगा, ये मुझे बताइएगा। ठीक ना, आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में कहाँ तक आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। कौन? हाँ हाँ हाँ, देखो बच्चे, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। कैपिटल डिस्कस कर लिया कि बिजनेस में ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया गुड्स, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस कर लिया ड्राइंग, कि ओनर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग करने से कैपिटल कम होता है। फिर लाइबिलिटीज क्या होता है? बिजनेस अगर किसी आउटसाइडर से कोई मनी बोरो करता है उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। लाइबिलिटीज से का एग्जांपल है बैंक लोन, क्रेडिटर।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के आधार पे लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं, समय के आधार पे, एक करेंट लाइबिलिटीज, एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज। फिर है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड के बेसिस पे लाइबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटीज, दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल को ओनर्स फंड, एक्सटर्नल को बोरोड फंड कहते हैं। फिर है नेक्स्ट टर्म आपका है एंट्री। एंट्री क्या होता है बच्चे? हम लोग कहते हैं ना, अरे जरा एंट्री कर देना, जरा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना। तो जब हम लोग बिजनेस के बुक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री बोलते हैं। तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड एंट्री। जब कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अकाउंटेंट साहब क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो सिंपल सा एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, दैट इज कॉल्ड एंट्री। कौन सी बुक्स? अकाउंट्स के बुक्स में। अच्छा, एक चैप्टर आप पढ़ोगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो अकाउंट्स में सबसे मेन चैप्टर होता है। जर्नल आ जाता है ना तो कहते हैं सब कुछ आ जाएगा, जर्नल एंट्री। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग बिजनेस के बुक्स में डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन। जब हम बिजनेस के बुक्स में डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसको जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक ना। एंट्री बुक, तो एंट्री मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज एंट्री। नेक्स्ट टर्म आपका है बच्चे डेब्टर। लिखते हैं डेब्टर बट पढ़ते हैं डेटर, बी साइलेंट रहता है। ये जो बी है ना ये साइलेंट रहता है, डेटर, ठीक ना। डेटर को हिंदी में देनदार कहते हैं। डेटर क्या होता है? देखो बच्चे, जब बिजनेस किसी पर्सन को गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है, उधार में बेचा, तो वो पर्सन बिजनेस का डेटर कहलाएगा, ठीक ना। जैसे बिजनेस ने, जैसे देखो ये बिजनेस है मतलब फर्म, फर्म जो है ए को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया। कैसे सेल किया? क्रेडिट पे सेल किया। तो ए जो है, ए ये क्या है? डेब्टर है। किसका? फर्म का। ए डेब्टर है फर्म का। तो डेटर क्या होता है? द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर। जिसको हम गुड्स उधार में बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं। हम किसी भी पर्सन को गुड्स उधार में बेचे या हमने कैश उधार में दिया है, हमें जिससे पैसा लेना है बाद में, जो हमको पैसा देगा वो डेटर है, देनदार, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म बच्चे आपका है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बच्चे, क्रेडिटर्स को हम लोग लेनदार कहते हैं। क्रेडिटर क्या होता है? देखो, जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं, जिससे गुड्स हम उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। हम जिसको उधार में बेचते हैं उसको डेटर, और हम जिससे उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या होता है? द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जिससे गुड्स हम उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको हमने उधार में बेचा वो डेटर, और हमने जिससे उधार में खरीदा उसको क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर एग्जाम्पल है किसका? करेंट लाइबिलिटीज का। याद रखना, करेंट लाइबिलिटीज जो है, करेंट लाइबिलिटीज, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट लायबिलिटीज। क्यों? करेंट लायबिलिटी बताया ना, जिसका पेमेंट एक साल के अंदर करेंगे। क्रेडिटर का पेमेंट भी तो हम एक साल के अंदर करते हैं, करेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट टर्म है आपका लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक को बच्चे हम लोग हिंदी में पशुधन बोलते हैं, पशुधन। जैसे कि इसका मतलब होता है डोमेस्टिक एनिमल्स यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। बिजनेस में जो डोमेस्टिक एनिमल हम लोग यूज करते हैं उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। जैसे मान लो किसी के पास गाय है, भैंस है ना, घोड़ा है, तो वो सब उनके लिए एसेट्स है। जैसे मान लो आज के बिजनेसमैन के पास कार है, बस है, ट्रक है, तो उनका एसेट्स है। ऐसे पहले जो बिजनेसमैन होते थे या आज भी बहुत सारे लोग डेयरी फार्म का बिजनेस करते हैं, तो उनके पास जो एनिमल्स है वो एनिमल्स उनके लिए एसेट्स है। और जब भी बिजनेस में कभी भी कोई भी डोमेस्टिक एनिमल परचेज करेंगे, यू विल यूज द टर्म लाइव स्टॉक। चाहे परचेज करो चाहे सेल करो, एंट्री में लाइव स्टॉक लिखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट का मतलब होता है जो पैसा डूब गया, डूबंत ऋण, जो पैसा डूब गया।
बच्चे हमने किसी को गुड्स उधार में बेचा या मैंने किसी को पैसा उधार में दिया, और अगर वो पैसा इररिकवरेबल हो गया, नहीं मिल पाएगा, तो उसे बैड डेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मीन्स द अमाउंट विच हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड बैड डेप्ट। देखो, द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, इररिकवरेबल जो रिकवर नहीं हो पाएगा, फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड बैड डेप्ट। और ये बैड डेप्ट जो है बच्चे बिजनेस के लिए लॉस है, वो बैड डेप्ट बिजनेस के लिए लॉस है। नेक्स्ट टर्म है बच्चे आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में दिवालिया कहते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है? जैसे कोई भी पर्सन लोन लिया है और जब उसको लोन रीपे करने की बारी आता है तो ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे देयर लोन। वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपना लोन रीपे कर पाएगा, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया। वो अपना सब कुछ बेच भी देगा, जमीन जायदाद, तो भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपना लोन रीपे कर पाएगा, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। The amount that has irrecoverable from the debtor is called bad. Okay, insolvent का यहाँ पे बैड डेट भला ही हो गया है। इंसॉल्वेंट में आप नोट कर लीजिए क्या होता है। इंसॉल्वेंट में लिखिए इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को हम लोग दिवालिया भी कहते हैं। When a person is not in a position to repay their loan. When a person is not in a position to repay their loan is called insolvent. When a person is not in a position to repay their loan is called insolvent. जब कोई पर्सन अपने लोन रीपे करने में कैपेबल नहीं है तो उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने लोन को रीपे करने में कैपेबल होता है तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जब कोई पर्सन अपने लोन को रीपे करने में कैपेबल होता है तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो व्हेन अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू रीपे देयर लोन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक ना, कैपेबल है तो सॉल्वेंट, कैपेबल नहीं है तो इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट, टर्नओवर। टर्नओवर सुने हो ना कि इस कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का है। टर्नओवर मतलब सेल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिजनेस का जो टोटल सेल होता है उसको टर्नओवर कहते हैं। जैसे कि टोटल सेल्स मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिजनेस के जो टोटल सेल होंगे उसको टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, टोटल सेल्स मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। स्टोर्स क्या होता है कि बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा आइटम हम लोग रखते हैं, बेचने के लिए नहीं बट फॉर कंजम्पशन इन द बिजनेस, बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए उसको स्टोर्स कहते हैं। उन एक्स्ट्रा आइटम को स्टोर्स कहते हैं। इट इज द मटेरियल हेल्ड बाय बिजनेस नॉट फॉर सेल बट फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर सेल, मटेरियल नॉट फॉर सेल बट कंजम्पशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड स्टोर्स। एग्जाम्पल है लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन एक्सेट्रा, ये सब बिजनेस के लिए क्या है? स्टोर्स हैं। ठीक है, जीएसटी। बच्चे, आप सभी बच्चे जीएसटी टर्म से अपडेट हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चे, टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, टैक्स जो होता है ना, टैक्स जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी। देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जो हम सीधे सरकार को देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। आपके पिताजी अर्न करते हैं, अपने इनकम पे सरकार को टैक्स देते हैं, अगर वो टैक्स पे करने के लिए कैपेबल हैं तो
उतना उनका इनकम है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसने उनके खाते से सीधे पैसा कटा और सरकार के खाते में चला गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो पर्सन टू पर्सन शिफ्ट करता है, जैसे जीएसटी। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर पे जीएसटी लगाया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर पे लगाया, होलसेलर ने रिटेलर पे लगाया, रिटेलर हम कस्टमर पे लगाया। हमने तो टैक्स पे किया बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। GST is an indirect tax. It is paid at the time of purchase and collected at the time of sale. As a businessman, जब बिजनेसमैन गुड्स परचेज करते हैं तो वो GST पे करते हैं, और जब गुड्स बेचते हैं तो GST कलेक्ट करते हैं। परचेज के टाइम GST पे करते हैं और सेल के टाइम GST कलेक्ट करते हैं। तो GST इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। GST का एक स्लोगन है बच्चे, GST का है वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स GST का एक स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स। एंड लास्ट टर्म फॉर टुडेज क्लास, दैट इज वाउचर। वाउचर बच्चे, यहाँ पे वाउचर का मतलब वो अमेजन और फ्लिपकार्ट और गिफ्ट वाउचर्स नहीं है। वाउचर का मतलब होता है कि वाउचर इट इज अ डॉक्यूमेंट। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वाउचर वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बेसिस पे बिजनेस के बुक्स में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको वाउचर बोलते हैं। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एग्जांपल है कैश मेमो, बिल, इनवॉइस, ये सब क्या है? वाउचर है। जैसे मान लो हम कोई भी चीज कैश में खरीदते हैं तो कैश मेमो मिलता है, उधार में खरीदते हैं तो बिल मिलता है ना। परचेज रिटर्न के टाइम में डेबिट नोट, सेल रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट, और बैंक में पैसा जमा करते जमा पर्ची का छोटा सा पोर्शन मिलता है, काउंटर फॉइल। ये सब वाउचर के एग्जांपल हैं। जैसे मान लो आपने कोई चीज कैश में खरीदा तो कैश मेमो मिला, उधार में खरीदा तो इनवॉइस मिला। इन दोनों को कॉमन रूप से बिल कहते हैं। इसके बाद जब आप ना परचेज रिटर्न करोगे, जब आप परचेज रिटर्न करोगे, जिसको रिटर्न करोगे खरीदा हुआ गुड्स, वो एक डॉक्यूमेंट देगा, या आप उसको दोगे डेबिट नोट का, ठीक ना। जब सेल रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट का, क्रेडिट नोट। बैंक में पैसा जमा करने कभी गए हो तो बैंक में पैसा जमा करने जाओगे ना तो एक इस तरह का फॉर्म फिल करेंगे, इस तरह का एक फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म के दो पार्ट होंगे, एक स्मॉलर पार्ट, एक लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट केप्ट बाय बैंक, केप्ट बाय बैंक, बैंक रख लेता है, और स्मॉलर पार्ट्स रिटर्न टू कस्टमर, रिटर्न टू कस्टमर, कस्टमर को रिटर्न कर दिया था बैंक की तरफ से कि आपने पैसा जमा किया। इसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल, ठीक ना। जो पार्ट कस्टमर को रिटर्न करते हैं उसे काउंटर फॉइल कहते हैं। तो सुनो बच्चे, वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे हम बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, काउंटर फॉइल, ये सब वाउचर हैं। आप दृश्यम मूवी देखे हो ना, उसमें देखे हो अजय देवगन कैसे सारे बिल को संभाल के रखता है, वही सब बिल जो होता है ना उसको वाउचर कहते हैं, ठीक ना। प्रूफ है ट्रांजैक्शन का। सुनो बच्चे, आज के क्लास में आपको मैंने 15 बेसिक टर्म पढ़ाया। आप एक बार उन सभी टर्म को पढ़ लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम आगे का टर्म डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं यूट्यूब पे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और गुडविल एडुकेयर चैनल जो है, इस पर अभी लगभग 3200 सब्सक्राइबर हैं, और आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो जल्दी ही इसी महीने के अंदर में हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करेंगे। और जब 5000 सब्सक्राइबर होगा तो आपके साथ एक केक कटिंग भी होगा, ठीक ना। तो आप सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे कोई भी बच्चे जो आप कांटेक्ट करना चाहते हो हमसे एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इज 8676080858 या 7743045542। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं गुडविल एडुकेयर के, तो आप हमारा एड्रेस गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं, गुडविल एडुकेयर, तो एड्रेस आ जाएगा। और जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा B30/74 रविदास गेट, बिसाइड लंका थाना वाराणसी। लंका पे रविदास गेट के पास आप आएंगे तो रविदास गेट के पास
अंदर गेट के जब एंट्री देंगे तो 100 मीटर बाद लेफ्ट में लंका थाना है, और थाना के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग जो है वो गुडविल एडुकेट का ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में। तो कोई बच्चे अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं 11th या 12th कॉमर्स क्लासेस या CUT का कोर्सेज करना चाहते हैं BCom और MCom में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट अगेन टुमारो नेक्स्ट क्लास।